नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में नौकरी पाने वाले को एक बार फिर बड़ा झटका लग गया है। पेपर लीक के कारण बिहार में एक और परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में कई अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने के लिए चुनिंदा कंप्यूटर्स पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए थे। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक पाया गया है। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते हैं, जबकि परीक्षा कक्ष में बैठा हुआ अभ्यर्थी अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ और सिर्फ समय काटता है। इस पूरे प्रकरण में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की मिलीभगत भी सामने आई है। ईओयू अब सभी केंद्रों की कुंडली तैयार करने में जुट गई है। दरअसल राज्य स्वास्थ्य समिति ने 1 दिसंबर को सीएचओ की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में नकल और अन्य गड़बड़ियों की शिकायतें मिली, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने सेंटर पर छापेमारी की, जहां से डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए। साथ ही 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 36 लोग जेल भेज दिए गए हैं। जेल भेजे गए आरोपियों को ईओयू बारी बारी से रिमांड पर लेगी। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 4500 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर इतना बड़ा खुलासा किया गया है। बढ़ते आगे, सीएचओ परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है, जो हैरान कर देने वाली है, जिस पर ईओयू की कड़ी नजर है। और अभी तक इस मामले में 36 लोगों को जेल भेज दिया गया है और कई और लोग रडार पर भी हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी मछली रवि भूषण इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी खोज लगातार जारी है। इस पूरे मामले में और क्या खुलासे हुए हैं, ईओयू दफ्तर के बाहर से पूरी जानकारी आपको देंगे संवाददाता आनंद अमृतराज। ये जो एग्जाम पेपर लीक कांड में हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई जो खुलासे कर रही है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड हुआ है उसमें एजेंसी से मिली भगत कर माफियाओं ने लगभग 25,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का पूरा डेटा हासिल कर लिया था। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था बिना ऑडिट के हुआ था। जाहिर सी बात, ये दोनों खबर बेहद चौंकाने वाली है। और इससे कई और भी जानकारी मिली है। ईओयू का जो सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में जो धांधली करने के लिए चुनिंदा कंप्यूटर पर खास सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था और इसे इंस्टॉल भी किया गया था। इसके अलावा कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक पाया गया है। तो आप समझिए कि माफियाओं ने कितने गहरे तक साजिश रची थी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉक्सी सर्वर की मदद से जो सॉल्वर बैठे हुए थे वो रियल टाइम में प्रश्नों का हल भी करते थे, जबकि परीक्षा केंद्र में जो परीक्षार्थी बैठे हुए थे अपना बायोमेट्रिक हाजिरी लगा देते थे और सिर्फ समय काटते थे। इस दौरान जो माफिया थे वो उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। उन तमाम केंद्रों के कुंडली तैयार करने में जुट गया ताकि पता चल सके कि भाई इन केंद्रों में कौन कौन सी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती है और खासकर जो सेटिंग वाले परीक्षा केंद्र हैं उसमें किस स्तर की धांधली बरती गई है, सेटिंग करने वाला गैंग कौन है और ये कहाँ से गैंग संचालित हो रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल रही है कि जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 25,000 का डेटा परीक्षार्थियों का तो हासिल कर ही लिया था। इसके अलावा इसमें अभी लगभग 36 लोग को जेल भी भेज दिया गया। जो खासकर इस परीक्षा में जो गड़बड़ी में शामिल थे उसमें 36 लोगों को जेल भेजा गया था। और जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो एग्जाम माफिया रवि भूषण, वो अभी फरार चल रहा है, जो ईओयू के रडार पे है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे एग्जाम को लेकर जिस तरीके से जानकारी नए नए सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और अब रवि भूषण जो इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब आप ये समझिए कि कैसे सॉल्वर गैंग काम करते थे। ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के लिए खास तैयारी की गई थी। चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया और कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर भी मिले। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से धांधली आसान हो गई और दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल कर दिया करते थे। अभ्यर्थी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ और सिर्फ समय काटता है। इस पूरे प्रकरण में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की साफ तौर पर मिली भगत नजर आती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है, पूरा जो प्रकरण है ऑनलाइन परीक्षा में धांधली को लेकर, ये सफल रूप से पूरा किया जा सकता है।
और यही वजह है कि अभ्यर्थी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ और सिर्फ समय काटते हैं। रियल टाइम में प्रश्नों को हल कर दिया जाता है। जहां दूर बैठे सॉल्वर इस रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते हैं, तो दूसरी तरफ जो रियल अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस बनाकर, बायोमेट्रिक बनाकर समय काटते हैं, ताकि जैसे ही परीक्षा का समय पूरा हो वो वहां से निकल जाए। पेपर लीक के कारण बिहार में एक और परीक्षा रद्द हो गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 2 दिसंबर को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके पहले 1 अक्टूबर 2023 को बिहार सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 8 मई 2022 को 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं अगर आपको याद हो तो नीट पेपर लीक के तार भी बिहार से ही जुड़े हुए हैं। पेपर लीक को लेकर बिहार की कई बार बदनामी हो चुकी है। नीतीश सरकार ने पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए बिहार विधानसभा से कानून भी पारित किया है, पास किया है, और इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बावजूद बिहार में परीक्षा के पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सीएचओ परीक्षा में हुए हड़बड़ी के बाद ईओयू लगातार इस पूरे मामले पर खुलासा कर रही है, जिसके बाद सेंटर से लेकर कोचिंग संस्थान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर जब पटना के जाने माने कोचिंग संचालक गुरु रहमान से बातचीत की गई, तब उन्होंने ये बताया कि माफिया के तार काफी गहरे हैं और जब तक इनके किंगपिन को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इसे नहीं रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जिस भी कोचिंग संचालक की भूमिका संदिग्ध है उनकी भी जांच होनी चाहिए। गुरु रहमान से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने शिक्षक और कोचिंग संचालक गुरु रहमान। गुरु सर, सीएचओ का जो एग्जाम हुआ उसमें जो बातें सामने आई और कई माफिया इसमें लगे हुए थे, और जो बहाली की प्रक्रिया थी या फिर जो भी एग्जाम का था प्रोसेस, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। आखिर ये सब कैसे हो जाता है, कैसे संभव हो जाता है? देखिए सर, गंभीर सवाल उठना लाजमी इसलिए है कि अब तक जितना भी बिहार में परीक्षा हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो रहा है। अब क्वेश्चन लीक होने क्रम में आर्थिक अपराध इकाई अपना जोर शोर लगाती है और पकड़ाते कौन है तो वो छोटे मछली पकड़ाते हैं। अब तक इसका सूत्रधार नहीं पकड़ाया है, नीट्स का सूत्रधार नहीं पकड़ाया, उसमें भी क्वेश्चन आउट था जो मेन इसका मालिक था। और जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में चोरी होती ही है, ऑनलाइन में सेंटर मैनेज होता है। जो ऑनलाइन के संचालक वो सेंटर मैनेज करते हैं, वो प्रॉक्सी स्टूडेंट को बैठाते हैं, और इसमें बड़े बड़े कोचिंग संचालकों का भी हाथ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोचिंग संचालक को भी देखे कि कौन काहे किस स्तर तक बढ़ रहा है और क्या शो कर रहा है। दूसरी बात कि ऑनलाइन पर भी अब विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि ऑनलाइन वाले का स्पष्ट रूप से कहना, मैं नाम नहीं लूंगा, स्पष्ट रूप से उन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोग 4-5 को इधर उधर नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई बचत नहीं होगी। अपनी बचत के चक्कर में बच्चों पर के जिंदगी के साथ खेलना ये घोर अपराध है। और इसका बहुत बड़े गैंग, इसको कहिए कि गैंग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बैठे हैं, जो परीक्षा का इंतजार करते हैं कि परीक्षा कब आए और किस तरह इसको सेटिंग करना है। अगर ऑफलाइन हुआ तो कैसे करना है, ऑनलाइन हो तो कैसे करना है। ऑनलाइन में आपको जो ऑनलाइन के एग्जामिनेशन सेंटर है वो कोचिंग संचालक की भूमिका रहती है। ऑफलाइन में भी जो है, ऑफलाइन में या तो आपको स्कूल कॉलेज हो गया, लेकिन कोचिंग संचालक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। वे लोग येन केन पर करें पैसा देकर अपना रिजल्ट दिखाने के लिए इस तरह काम करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सीएचओ एग्जाम में हुई धांधली के बाद मामला ने राजनीतिक रंग भी ले लिया और विरोधी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि विरोधियों के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जवाब भी दे दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रश्न पत्र लीक किया जाना, युवाओं के भविष्य को लीक किया जा रहा था। यह हमारे लिए कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। जो युवाओं को रोजगार के अवसर और उस पर कोई ग्रहण लगाने की कोशिश करे, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुरोध पर पटना के सीनियर एसपी ने तत्काल कार्रवाई कर रामकृष्णा नगर में गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत सारे लोग को पूछताछ
के लिए हिरासत में रखा गया है। यह हमारे लिए एक चुनौती है। सांच को आज क्या, परीक्षा चाहे जिस किसी एजेंसी के जरिए हुई हो, घपला घोटाले का आरोप मरने वालों की अब नींद हराम हो गई है। ईओयू की जांच में सब खुलासा हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर की पड़ताल भी होनी है। विपक्ष की कलई भी खुलेगी। नीतीश सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। जांच एजेंसी अपना काम करेगी। यहाँ तो भाई टेंडर होता है, 2 करोड़ दो, नीट क्वालिफाई करो, 2 करोड़ दो, बीपीएससी में नौकरी पाओ। इस तरह की सिचुएशन बना करके बिहार की वो स्थिति बदतर कर दी। युवा परेशान, यहाँ के लोग परेशान। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माफियाओं से बचिए, माफियाओं से हटिए, बिहार को बचाने की बात कीजिए। बस विकास पुरुष कहलाने से नहीं होता है। तेजस्वी जी भी तो इतने शिक्षकों को नौकरी दिए, कहाँ कभी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? बीपीएससी के माध्यम से हुआ, सुचारू रूप से हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तेजस्वी जी हटे क्या कि क्वेश्चन पेपर लीक शुरू हो गया? संभालिए इन चीजों को। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरंगाबाद के रफीगंज से आरजेडी विधायक मोहम्मद नेहलाउद्दीन ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। नबीनगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह की हत्याकांड पर कहा है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, वहीं कानून व्यवस्था बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। का शेड्यूल प्रशासन में शेड्यूल है, बिहार गवर्नमेंट शेड्यूल है कि इस पर चोरी में, डकैती में, मर्डर में, रेप में जो बढ़ोतरी हो रहा है, इस पर सरकार नियंत्रण कानून पालन को नाकाबू रखे। अगली खबर आरा से है, जहां साइबर थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहकर लोगों को फोन कर ठगी किया करता था। गिरफ्तार अपराधी गुनूश कुमार चौधरी नालंदा के हरनौत का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार इस शातिर अपराधी की गैंग में 10 से 15 लोग शामिल हैं। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल, 2 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और कुछ कैश बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी ने ठगी के पैसे से महंगी जमीन भी खरीदी है। गाजियाबाद में रहता था और वहाँ से घटना को अंजाम देता था। तो कल जब ये गाजियाबाद से पटना के लिए आ रहा था तो हमने इसको पटना से गिरफ्तार किया विधिवत तरीके से, और गिरफ्तार करके हम इनको यहाँ लाए हैं। ये फ़ोन करके जो है OTP वगैरह लेकर जो है ये फ्रॉड करता है। 1.5 लाख रुपए का, ये 1.5 लाख का फ्रॉड किया था। बढ़ते आगे, शादी का सीजन है और ऐसे में लोग व्यस्त समय की वजह से डिजिटल कार्ड भेजकर निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन इस डिजिटल कार्ड को शातिर साइबर अपराधियों ने अपना हथियार बना लिया है और इससे धड़ल्ले से लोगों से ठगी की जा रही है। कटिहार में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों को डिजिटल कार्ड भेजा गया है और डिजिटल कार्ड को पढ़ने के लिए क्लिक करते ही लोगों का पूरा डिटेल साइबर अपराधियों तक पहुंच रहा है, जिसके बाद उनका बैंक खाता खाली हो रहा है। और ऐसे में साइबर थाना पुलिस लोगों को सचेत रहने की सलाह दे रही है। किसी एपीके फाइल के थ्रू तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि निश्चित रूप से एक प्रबल संभावना है कि वो जो पैसा होगा वो जो कार्ड होगा वो साइबर अपराधी के द्वारा ही भेजा गया होगा। कटिहार के आसपास इलाके में भी इस हाँ, इस तरह का कई मामले आए हैं। कई मामले पर हम लोगों ने FIR भी किया है और जांच इसमें चल रही है हम लोगों की। कटिहार में डिजिटल दावत के नाम पर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसको लेकर अब कटिहार साइबर थाना गंभीर है। दरअसल होता कैसे है ये मामला, आपको समझाने के प्रयास करते हैं। आपके मोबाइल में किसी परिचित के द्वारा इस तरह से डिजिटल कार्ड भेज दिया जाता है और जब आप इस कार्ड को मोबाइल के सहारे ओपन करते हैं तो इसका जो एक्सेस है सामने वाले साइबर अपराधी तक पहुंच जाता है और फिर आपका जो अकाउंट है उसे हैक कर लिया जाता है और उससे पैसे की निकासी हो जाता है। यह मामला फिलहाल पिछले कुछ दिनों से कटिहार में चर्चा में है और ऐसा कई मामला अब कटिहार साइबर थाना तक पहुंचा है जिसकी जांच किया जा रहा है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा बात है, शादी का यह सीजन चल रहा है और इस तरह का डिजिटल कार्ड आपको भी मिलता है, इसीलिए सजग रहे, सतर्क रहे और इस तरह के साइबर अपराध को बढ़ने से रोके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बढ़ते आगे, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस की भूमिका पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि पुलिस से सवाल पूछे जाए
जो इतने फोन कॉल्स आए, एसएमएस आए, धमकियां आई, उसकी जांच का आखिर क्या हुआ? धमकी मामले की सीबीआई जांच की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है। मैं इस पूरे मामले में हाईकोर्ट तक जाऊंगा, या तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो सरकार इस्तीफा देगी। हम सदन के भीतर इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। विकास और बाकी मुद्दा हम सदन के भीतर उठाएंगे। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि हमने नीतीश कुमार का साथ दिया, हमेशा पहली बार सरकार बनाने में मैंने मदद की या नहीं की, लेकिन आप विक्षिप्त मानसिकता के पदाधिकारी को समझाइए। तो पप्पू यादव को लेकर ये बड़ी खबर। बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, 23-24 कॉल का आज तक आपने जांच नहीं की? कौन है, क्या है? जब जेल से धमकी फोन आया था तब भी आप उसकी जांच नहीं की, मलेशिया से आया तब भी जांच नहीं किया। आप पुलिस ये कह रही है, जो बातचीत में जो खुलासा हुआ है उसका कहना है कि ये जानबूझ करके Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए ये सब आपने लोगों से करवाया जा रहा था। मेरी बात, Z+ सुरक्षा की जरूरत पप्पू यादव को नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर चुका हूं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेंच के जज के मॉनिटरिंग में मांग कर चुका हूं और हाई कोर्ट भी आज फाइल करने जा रहा हूं। मैं कंप्लीट रूप से कह रहा हूं कि आपने कहा 2 वीडियो और हैं, वो दोनों वीडियो कहाँ हैं? इनके कॉल डिटेल आपने क्यों सामने में नहीं लाया? और समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला से अश्लील हरकत का मामला। अश्लील हरकत के आरोप में दारोगा निलंबित हो गए हैं। पटोरी डीएसपी की जांच के बाद एसपी की कार्रवाई देखी गई। पटोरी थाना के दारोगा मोहम्मद बलाल खान निलंबित हो गए। पीड़ित के बयान पर पटोरी थाना में एफआईआर न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, बताया था और इसी पर ये कार्रवाई की गई है। पीड़ित के बयान पर पटोरी थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ समस्तीपुर से न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार फोन लाइन पर है। मुकेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? न्यूज 18 की खबर का असर देखा गया? ये निश्चित रूप से खबर का बड़ा असर है और पुलिस को लेकर के जो छवि एक बनाने की कोशिश थी, जो पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होती है, कहीं ना कहीं उस छवि को इस प्रकरण से वो छवि धूमिल हुआ है। और जब न्यूज 18 के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाई गई, उसके बाद इस मामले में एसपी के द्वारा आदेश दिया गया था डीएसपी को जांच का, और उस जांच के आधार पर एसपी ने कार्रवाई की है। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी और एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या इस दारोगा की गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, या फिर मामला दब कर रह जाता है, या जांच की बात करके इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात होगी कि आने वाले वक्त में पुलिस इसको किस तरह से गंभीरता से लेती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पंजाब के अमृतसर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश हुई। धार्मिक सजा के आरोप में गेट पर बैठे थे सुखबीर बादल। अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। आरोपी पहले भी कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रह चुका है। खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा है आरोपी। डेरा बाबा नानक का रहने वाला है आरोपी नारायण सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लाल घेरे में आपको नजर आ रही होगी कैसे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। नारायण सिंह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और सुखबीर बादल पर ये जानलेवा हमला हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोलियां चलाई गई। दूसरी दफा जब गोली चली उसकी तस्दीक ये तस्वीर आपको कर रही होगी। लाल घेरे में हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो गया है। धार्मिक सजा के आरोप में गेट पर थे और ये तस्वीरें देखिए कैसे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। पहली गोली चलाई गई, वहां पर अफरा तफरी मची और दूसरी गोली दीवार पर जाकर लगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नारायण सिंह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो आरोपी है।
जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के अमृतसर से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। जानलेवा हमले की कोशिश की गई है। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है। सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। दूसरी गोली चलाई गई, पहली गोली चलाई गई और उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर